हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी का बहुत सारा क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ जो आप लोगों ने पूछा है इन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ग्रेजुएट टीचर का जो वैकेंसीज निकली है, पोस्ट निकले हैं, तो उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जब मैंने अप्लाई प्रोसेस डाला था तब। ठीक है, तो एक एक करके आंसर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है, जब मैंने अप्लाई प्रोसेस आप लोगों को दिखाया था स्टेप बाय स्टेप, तब आपने पूछा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में, क्या हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन करनी है या फिर नहीं। तो आप लोगों को कैसे बीएड के लिए अपडेट करनी है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो जो ये रिलेट कर पा रहे हैं उनके लिए मैं आंसर करूँगी कि पहले तो आपको अप्लाई करने से पहले या फिर अप्लाई करने के टाइम भी कर सकते हो, या फिर अप्लाई करने के बाद भी आप लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड बना सकते हो। एक आपका एक ही दिन, मतलब आप अप्लाई करने की साथ ही साथ तुरंत आपको मिलता है ये रजिस्ट्रेशन नंबर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन में आपको जाकर, मतलब सेवा सेतु के वेबसाइट में जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्च करनी है। जब आपको मिलेगा, आप मेरे एक वीडियो है उसका भी हेल्प ले सकते हो, इसको फॉलो करके आप लोग एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। जहाँ पे बीएड का, जो आप लोग बीएड कंप्लीट कर चुके हो या फिर बीएड का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आप लोग बाद में कैसे अपडेट करोगे, उसके लिए आप लोगों को हेल्प होगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखना। पहले तो आपको ग्रेजुएशन में जाके एजुकेशन सब्जेक्ट ढूंढनी होगी, एजुकेशन स्ट्रीम ढूंढनी होगी। जैसे कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स होते हैं, वैसे ही ग्रेजुएशन में जाके एजुकेशन सिलेक्ट करना। देन आपके पास आएगा बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब बीएड आएगा ऑप्शन। तो जब भी आप बीएड ऑप्शन देखते हो उसे सिलेक्ट करना। उसके बाद बीएड का सारा डिटेल्स डालनी होगी, टोटल मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, देन उसका परसेंटेज, कहाँ से अप्लाई किया था, कहाँ से आपने अपना बीएड कंप्लीट किया है, कौन सा कॉलेज, कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, सब कुछ आपको डालना होगा। ठीक है, और ऐसे ही आप जब बीएड का जो डिटेल्स है, आप जब क्वालिफ़िकेशन सेक्शन में डाल के अपडेट करोगे, एक 10 रुपया जैसा पेमेंट करनी होती है। तो 10 रुपीज़ पे करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अप्लाई करने के टाइम आसाम टेट, जीटी, पीजीटी, जो भी पोस्ट में आप अप्लाई करने वाले हो, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में फर्स्ट ऊपर में ही आपको दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं, येस और नो आएगा। तो आप नो डाल के भी बाद में अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप येस डाल के, अगर आपने अप्लाई कर चुके हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डायरेक्ट आपको डाल देनी है। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा। सेकेंड क्वेश्चन आप सभी ने पूछा है लैंग्वेज के बारे में। तो पहले तो आप लोगों का जो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है, एमआईएल होता है एक लैंग्वेज जो कोर सब्जेक्ट कहा जा सकता है। जैसे कि हम अपने आसामीज मीडियम स्कूल में हम लोग को आसामीज ही एमआईएल होता था, और किसी बंगाली मीडियम स्कूल में बंगाली एमआईएल होगा, हिंदी मीडियम स्कूल में हिंदी एमआईएल होगा। तो वैसे ही एक मतलब आपका एमआईएल रहता है, इंग्लिश, हिंदी, आसामीस ऐसे होगा। इंग्लिश तो नहीं होता है, अल्टरनेटिव इंग्लिश शायद हो सकता है आप लोगों का। पर यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं है तो आप लोग नन सिलेक्ट करो, या फिर आप उसको सिलेक्ट ही कुछ मत करो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को कांटेक्ट करो, वो अपने आप से आप लोगों को रिप्लाई कर देगा कि अगर ये अपडेट नहीं आ रहा है या फिर ऑप्शन नहीं है तो हम लोग करेक्शन विंडो डालेंगे, या फिर तुम ये सिलेक्ट करो, ऐसे करके आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, और अगर कुछ भी उपाय नहीं है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सिलेक्ट करना, और वहाँ पे अल्टरनेटिव इंग्लिश नहीं है तो आपका अगर आसामीस है तो आसामीस सिलेक्ट करो, इंग्लिश है तो इंग्लिश सिलेक्ट करो, हिंदी, बंगाली, गारो, जो भी लैंग्वेज है, बोडो, तो आप लोग वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड ऑप्शन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, जो अदर लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इफ़ अदर देन एमआईएल। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। अगर आपका एमआईएल आसामी से, आपने आसामीस मीडियम से पढ़ा है, आसामीस 10 से 12 तक आपका आसामीस ही था, या फिर आपका हिंदी था, बंगाली था, जो भी था आप लोगों का, पहले तो आपको खुद जानना होगा कि आपका एमआईएल क्या है। तो आप मेरे केस को लेकर देख सकते हो, समझ सकते हो कि मैं आसामीस मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, और उसके बाद 10th के बाद मैं इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर दी हूँ। ठीक है, पर मेरा आसामीस एमआईएल ही था, मतलब 12th के बाद भी मेरा एमआईएल आसामीस ही था। तो इसका मतलब है कि आसामीस सब्जेक्ट एमआईएल है मेरा। उसके अलावा मेरा लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या था, लैंग्वेज सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, हिंदी, संस्कृत, ये सब एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है।
लिटरेचर सब्जेक्ट जैसे आप जानते हो। तो वैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको आसामीस, मतलब मेरे केस में आसामीस के अलावा मेरा था इंग्लिश। जो मेरे पास ऑप्शन अभी नहीं दिख रहे तो मैंने नन सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और जो लोग आसामीस के बाद हिंदी मीडियम में पढ़े थे, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हिंदी ऑप्शन है, पर अदर देन हिंदी यहाँ पे उनका इंग्लिश नहीं है, तो वो लोग भी नन सिलेक्ट करेंगे। और अगर किसी का इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो हिंदी सब्जेक्ट एमआईएल था, या फिर अल्टरनेटिव इंग्लिश उनका एमआईएल था, तो हिंदी सब्जेक्ट उनका शायद ही सेकेंड लैंग्वेज पेपर हो सकता है। तो अगर आपका सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी है तो आप हिंदी सिलेक्ट करो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और जो लोगों ने डिप्लोमा वगैरह किया है आसामीस में, बंगाली में, वो सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। और थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैंने सिलेक्ट किया तो 2 ही पोस्ट दिख रहे हैं, आसामीस एंड एडवांस आसामीस। तो यहाँ पे शायद मैंने बोलने में गलत कर दिया होगा लास्ट वीडियो में, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो मैंने जब मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए कहा था तो मैंने एजुकेशन की जगह आसामीस सिलेक्ट करके सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए वो 2 पोस्ट दिखाए थे, पर मेरा एक्चुअली मेजर सब्जेक्ट एजुकेशन है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो जब मैंने खुद के लिए अप्लाई किया तब मैंने अदर सब्जेक्ट सिलेक्ट करके एजुकेशन डाला नीचे, तब जाके मेरे लिए ऑप्शंस आए। पर आप लोगों को शो करने के लिए सिर्फ वैसा था, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ 2 ही पोस्ट है और आसामीस का ही है, ऐसा नहीं है। जब भी आप अपना मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, जैसे बोटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी होता है आप लोगों का, वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की साथ ही साथ आप लोगों का ऑप्शंस आएंगे, पोस्ट वैकेंसीज वगैरह आएंगे, तो आप लोग उधर से सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा पोस्ट अप्लाई करना है आप लोगों को, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया है आप लोगों की तरफ से, क्या मैं जीटी और पीजीटी एक साथ अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसे पूछा गया है। तो हाँ, आप लोग कर सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन है, जैसे कि मेरा सिर्फ ग्रेजुएशन है, तो मैं ग्रेजुएट टीचर ही अप्लाई कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिग्री होता तो मैं दोनों ही करती, क्योंकि ऐसा कोई कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि आप लोग नहीं कर सकते अप्लाई। और जहाँ तक मैंने नोटिफिकेशन आप लोगों को शेयर किया था, मतलब डिटेल्स में आप लोगों को बताया था एक्सप्लेन करके, तो वहाँ पर भी मैंने कहीं पे नहीं देखा था कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग का वो सब्जेक्ट्स का बारे में आपका डिग्री वगैरह है, नॉलेज है, जो रिक्वायर्ड परसेंटेज वगैरह चाहिए होता है एलिजिबिलिटी के लिए, तो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अबाउट बीएड एंड डीएलएड स्टूडेंट्स कैन अप्लाई और नॉट। तो अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, सभी का क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही जगह पे आता है कि बीएड वाले स्टूडेंट जो मतलब अभी अभी एडमिशन लिए हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर है, कोई अपेयरिंग में है, लास्ट फाइनल स्टूडेंट्स है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर बीएड का रिजल्ट्स अवेटेड है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम ही है ऑलमोस्ट, तो मैं बता देती हूँ। बीएड होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी जैसा है, तो आपको बीएड होने से ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आसाम टेट जीटी हो या पीजीटी, दोनों में आपको बीएड चाहिए होगा। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद से जाकर भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे बीएड मेंशन है, और वो भी रिकॉग्नाइज्ड किसी यूनिवर्सिटी, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना पड़ेगा आपका डिग्री। और उसके बाद आपका जो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वहाँ पे बीएड ही मेंशन्ड है। और यहाँ पे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, मैं इन डिटेल्स बता रही हूँ, क्योंकि आपको बीएड का जो है ना अपलोड करना होता है पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट्स हो, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, तभी आपका पास मार्कशीट होगा, लास्ट ईयर का होगा, या फिर आपके पास पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आप एलिजिबल नहीं होते। अगर बीएड ही आप लोग का अपलोड नहीं किया है आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन है, तो वो लोग कैसे आपका बीएड के बारे में पता करेंगे कि आपने बीएड किया है या फिर नहीं, आप एलिजिबल हो या नहीं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जब रजिस्ट्रेशन करते हो तब बीएड के बारे में अपडेट जब करोगे तभी तो उनको पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो ना। तो इसीलिए आपका पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जिनके पास है, मतलब जो कंप्लीट कर चुके हैं, पास कर चुके हैं बीएड, वही लोग सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं आने से आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, मर्सी7 बोल के मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ अगर मैं बिहार से हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, दिल्ली से हूँ।
कहीं और जगह से हो, तो मैं इसका रिप्लाई करूँगी आपको ओनली परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम होना होगा, तभी जाकर आप अप्लाई कर पाओगे। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हो, बिहार के हो, वेस्ट बंगाल के हो, दिल्ली के हो, कहीं के भी क्यों ना हो, आप लोगों को पहले पीआरसी बनाना नहीं है। मतलब आप लोग आसाम के किसी भी ज़िले का, किसी भी जगह का आप लोग अगर रेसिडेंट हो, बाशिंदा हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो, ठीक है। और बाकी जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अभी कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि आप लोग के पास पीआरसी अगर बनाने जाओगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीआरसी के लिए, ठीक है। तो अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप अगर बाहर के स्टूडेंट्स हो, वेस्ट बंगाल के भी हो, तो भी अगर आपके पास पीआरसी का जैसा बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए होता है, जैसे कि वोटर आईडी आसाम का होता है, रेसिडेंट प्रूफ करने के लिए, और कुछ कुछ लैंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चाहिए होता है। तो अगर आपके पास वो सारा कुछ है तो आप लोग वेस्ट बंगाल में पढ़ने शायद गए थे, या फिर वेस्ट बंगाल में रहते हो किसी काम के वजह से, तो आप लोग एलिजिबल होते हो इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो पहले आपको पीआरसी रिलेटेड आपको मतलब सारी जानकारी होनी होगी। अगर आप बाहर रहते हो तो आप मतलब आउट ऑफ आसाम रहते हो तो आप लोग अनएलिजिबल नहीं होते हो। मतलब कैसे बताऊँ मैं, एलिजिबल होने के लिए आप लोगों को पहले पीआरसी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेना। अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपने को एलिजिबल समझ सकते हो, ठीक है। बाहर के होने से ही सिर्फ आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। पहले आप लोग इसका बारे में जान लेना, ठीक है। मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है कैसे आप लोग बिहार के स्टूडेंट से अप्लाई करोगे। मुझे सिर्फ इतना पता है, अगर आप आसाम के रेसिडेंट हो, परमानेंट रेसिडेंट हो, तब जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आसाम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आसाम के परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, पर यहाँ रहते हैं जॉब के वजह से, किसी काम के वजह से, तो वो लोग भी तो अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो परमानेंट रेसिडेंट होने से ही सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को मैं समझा पा रही हूँ। अगर नहीं समझा पा रही हूँ तो शायद आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है कैसे मैं बताऊँ। मुझे सिर्फ इतना ही पता है, परमानेंट रेसिडेंट होनी चाहिए, आसाम का कोई भी जगह से आप लोग बिलोंग करनी चाहिए, तब जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और एक क्वेश्चन है लास्ट में, ये इसको ले लूँगी कि जो फ़ीस है कितना है, और ये मैं बता दूँगी इन शॉर्ट आप लोग का। जब आप लोग कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एमओबीसी और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, जैसे आप सिलेक्ट करोगे अपना कैटेगरी, तब आपको लास्ट में पेमेंट सेक्शन दिखेगा, खुद ब खुद आएंगे। तो जनरल कास्ट अनरिजर्व्ड के लिए 500, बाकी सब के लिए 350 जैसा चार्ज लगेगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेट के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, जीटी एंड पीजीटी के, ये सारे वीडियोस भी देख सकते हो। तो आगे भी कमेंट करना कैसे आपको क्वेश्चंस समझ नहीं आ रहे, क्या क्या ऑप्शन समझ नहीं आ रहे अप्लाई करने के टाइम, तो मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगी। मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है, उसमें आप लोग डीएम कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, आप लोगों की मर्ज़ी है, जो आप लोग चाहो करो। और उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगी, आंसर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।